हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीरियडाइजेशन के बारे में। पीरियडाइजेशन स्पोर्ट्स में क्या होता है, ठीक है। और इसके डिफरेंट फेजेस और डिफरेंट टाइप्स पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पीरियडाइजेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का। कोई भी स्पोर्ट्स आप कर रहे हैं उसमें जो ट्रेनिंग होती है उसका जो प्रोसेस होता है, वो जो स्ट्रक्चर्ड एक प्लान होता है, वो पीरियडाइजेशन कहलाता है, ठीक है। ट्रेनिंग में सबसे पहले क्या होता है, देखिए ट्रेनिंग आप लेट सपोज 1 साल बाद आपका कंपटीशन है, किसी स्पोर्ट्स का है या बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है, तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे अपने आप को, ठीक है। एक्सरसाइजेस करेंगे, डिफरेंट जो है ना अलग प्रोटोकॉल्स अपनाएंगे। उसके बाद प्री कंपटीशन वाला फेज आता है जिसमें आप वो स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक करेंगे एक्सरसाइजेस। और फिर लास्ट में क्या होगा, कंपटीशन, जिसमें आप फिर compete करेंगे उस मुकाबले में। तो ट्रेनिंग के ये 3 प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, फेजेस। अब पीरियडाइजेशन मैंने आपको जैसे बता दिया, स्ट्रक्चर्ड और सीक्वेंशियल प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है। जिसके थ्रू एक एथलीट जो है ना, जो उसका मकसद होता है, अगर उसने फुटबॉल कंपटीशन है तो उसके लिए वो अगर उसका गोल्स क्या होगा कि वो थोड़ा तकड़ा हो जाए। तो इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग है तो उसमें वो क्या करेगा, मसल गेन्स। तो अपने जो गेन्स है वो अगर वो चाहता है बनाना, तो उसके लिए जिस प्रोसेस से गुजरता है सीक्वेंशियल, वो पीरियडाइजेशन कहलाता है, ठीक है। इसके साथ साथ पीरियडाइजेशन एक सही तरीके से प्रोसेस होता है जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सीक्वेंशियल वाइज बंदा आगे जाता है, ना कि एकदम से बस शुरू हो जाए। सही है ना। पहले स्टार्ट में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इंटेंसिटी कम होती है, फिर बाद में इंटेंसिटी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, वॉल्यूम कम होने शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा बीच में रेस्ट भी आता है, रेस्ट का अपना टाइम होता है। तो मतलब ये एक किस्म से पूरा जो है ना एक प्रोग्राम है जिसमें ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिवली बंदा वक्त के साथ साथ लोड ज़्यादा करता है, ठीक है। तो अब जो है ट्रेनिंग साइकिल्स पीरियडाइजेशन में ही आती है, ठीक है। ट्रेनिंग साइकिल्स मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये समझाता हूँ। एक होता है मैक्रो साइकिल, एक होता है मीजो साइकिल, एक होता है माइक्रो साइकिल। इनको टाइम की बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। लेट सपोज एक फुटबॉल का प्लेयर है, तो वो कैसे, एक उसका कंपटीशन आ रहा है 1 साल बाद, सही है। तो वो एक कंपटीशन के लिए जो तैयारी करेगा उस पूरी साइकिल को बोलेंगे मैक्रो साइकिल, ठीक है। स्टार्ट से लेके एंड तक, जब तक एक साल के बाद जब उसका कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन जब वो कर लेगा, उस तक जो टाइम है उसको मैक्रो साइकिल बोलेंगे, सही है ना। तो इसमें काफ़ी महीने आ जाते हैं। ये एक पूरा ब्लॉक है, इसे कहते हैं, ठीक है। पूरा ब्लॉक है, एक स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेके एंड ऑफ द ईयर जब कंपटीशन आ रहा है। फिर फुटबॉल को अगर देखा जाए, वो जब अपनी तैयारी करेगा मंथ्स की बेसिस में देखे, तो पहले कुछ महीने जो है वो क्या करता है, वो जनरल अपने आप की जनरल कंडीशनिंग करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो लेट सपोज उसने एक चीज़ के लिए तैयार करना है अपने आप को। फुटबॉल को अगर देखें, फुटबॉल में वो बंदा रनिंग भी करता है, मतलब उसे एंड्योरेंस भी चाहिए होती है, उसे जोर भी चाहिए होता है, स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, उसे पावर भी चाहिए होती है, डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वो एक साथ तो सारी चीज़ों पे काम नहीं कर सकता ना, स्ट्रेंथ, पावर और एंड्योरेंस पे एक साथ काम नहीं कर सकता सारा एक साथ। लेकिन वो ऐसे कर सकता है कि 1 मंथ या 2 मंथ्स में जो है पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे, तो उसके बाद 2 मंथ जो है वो करे पावर ट्रेनिंग, उसके बाद जो है एंड्योरेंस ट्रेनिंग, इस तरह फेजेस में डिवाइड कर सकता है। तो वो जो 1-2 महीने है जिसमें वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, वो जो 1-2 महीने की जो ड्यूरेशन है, उसे क्या कहते हैं, मीजो साइकिल, सही है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वीक्स टू मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। या कुछ महीने, ना कुछ हफ्ते या कुछ महीने, ठीक है। जिसमें वो एक स्पेसिफिक गोल पे काम करता है, जैसे अगर स्ट्रेंथ हो गया या एंड्योरेंस हो गई या पीक पावर पीकिंग। अच्छा, इसके अलावा माइक्रो साइकिल किसे कहते हैं, अब लेट सपोज वो 1 महीने में फोकस करता है अपनी स्ट्रेंथ पे, तो उसके लिए एक वो प्लान बनाता है कि मैंने इस हफ्ते या इस हफ्ते में इस दिन मैंने ये चीज़ करनी है, फिर अगले दिन मैंने ये चीज़ करनी है, तो वो क्या कहलाता है, माइक्रो साइकिल, ठीक है। तो एक फुटबॉलर है, वो जो पूरा ईयर है उसका जिसमें वो ट्रेनिंग करेगा, वो माइक्रो साइकिल मैक्रो साइकिल कहलाता है। फिर उसके अंदर जो वो स्पेसिफिक महीने होते हैं जिसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करता है, वो मीजो साइकिल कहलाता है। और उस स्पेसिफिक चीज़ को जो टारगेट कर रहा है, तो उसके लिए जो प्लान बनाता है हर रोज़ का, एक हफ्ते में, तो वो क्या कहलाता है, माइक्रो साइकिल्स। दीज आर द ट्रेनिंग ब्लॉक्स, ठीक है। इनको ट्रेनिंग साइकिल्स भी कहते हैं। तो ये माइक्रो साइकिल की एग्जांपल दी हुई है। लेट सपोज वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 1 महीने कर रहा है,
उसमें क्या करता है, हर वीक का वो प्लान बनाता है। तो वीक 1 में क्या करता है वो, थोड़ा सा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करता है। अगले हफ्ते वो कहता है मैंने इससे ज़्यादा करना है। फिर उसे अगले हफ्ते क्या करता है, उससे ज़्यादा करना है। ठीक है। और हर रोज़ का भी इसमें प्लान बनाता है, तो माइक्रो साइकिल से कहलाता है। देखिए, एक हफ्ते में इसने इतना किया, अगले हफ्ते में इससे ज़्यादा किया, फिर तीसरे हफ्ते इससे ज़्यादा किया, फिर वापस वो थोड़ा सा रेस्ट करता है। फिर जो है ये देखिए रेस्ट करता है वीक 4 में। फिर जो है अगले हफ्ते ये फिर और ज़्यादा करता है। पिछले हफ्ते जो इसने किया था उससे डबल कर रहा है, इससे भी जो है ना ज़्यादा कर रहा है, इससे भी ज़्यादा कर रहा है, फिर से रेस्ट करता है, फिर से जो है ना उससे अगले हफ्ते और ज़्यादा करता है। तो ये पूरा क्या कर रहा है, एक माइक्रो साइकिल का इसने प्लान बनाया हुआ है। सही है। तो ट्रेनिंग ईयर जो मैक्रो साइकिल है, एक ईयर या बाज़ कंपटीशंस ऐसे होते हैं जो हर 4 साल बाद आते हैं, 5 साल बाद आते हैं, जैसे ओलंपिक्स हो गए, वो हर 5 साल बाद होता है। तो वो क्या, वो 5 ईयर्स क्या कहलाते हैं, एक मैक्रो साइकिल कहलाता है। ठीक है। तो वो 5 ईयर्स होती है। तो वो 3 फेजेस में डिवाइड है। सबसे पहले प्रिपरेशन फेज, जिसमें वो बंदा तैयार होता है, अपनी प्रिपरेशन करता है वो कुछ साल। ठीक है। फिर उसके बाद लेट सपोज 2000 से लेके 2025 तक, इसके दरमियान वो प्रिपरेशन करेगा, ओलंपिक का अगर प्लेयर है। फिर 2025 में कंपटीशन है, परफॉर्मेंस करेगा वो, उस टाइम कंपटीशन में परफॉर्म करेगा। उसके बाद जब जैसी कंपटीशन से फारग होगा, तो उसने इतना मतलब अपने आप को थकाया होगा, तो उसकी वजह से वो थोड़ा रेस्ट करेगा। रिक्यूपरेशन, रिक्यूपरेशन का मतलब रिकवरी फेज। ये फिर से कुछ महीने से काफ़ी महीनों तक जा सकता है ये फेज़। ठीक है, डिपेंड करता है हर एक स्पोर्ट्स पे। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। अच्छा, अब फेजेस ऑफ द ट्रेनिंग ईयर, यही फेजेस को इन्होंने बताया हुआ है। प्रिपरेशन फेज़ के अंदर जो है 2 फेजेस आ सकते हैं। एक है जनरल कंडीशनिंग, दूसरा है स्पेसिफिक कंडीशनिंग। उसके बाद आता है, बहुत इजी है, सिंपल है, ज़रा मेरी एंड तक आप लोग वीडियो देखिए, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक फुटबॉल प्लेयर है, मैंने बताया था, स्टार्ट से अगर वो प्रिपरेशन शुरू करता है, पहले जनरल प्रिपरेशन वो करेगा, जनरल कंडीशनिंग करेगा, अपनी बॉडी को यूज टू करेगा एक्सरसाइज के लिए। फिर उसके बाद वो स्पेसिफिक जो है ना, उस स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है ट्रेनिंग करेगा, जो कि जनरल से स्पेसिफिक कंडीशनिंग की तरफ आ जाएगा। तो प्रिपरेशन फेज में 2 फेजेस आ जाएंगे, एक है जनरल, एक है स्पेसिफिक। ठीक है। जनरल प्रिपरेशन और फिर स्पेसिफिक प्रिपरेशन। जब वो प्रिपेयर कर लेगा, उसके बाद कंपटीशन वाला फेज़ आता है। ठीक है। कंपटीशन फेज़ में क्या होता है, वो compete करते हैं मुकाबलों में। फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट में रिक्यूपरेशन, रेस्ट करता है। फिर अगले साल जो फिर से मुकाबला होता है, उसके लिए फिर से इसी तरह तैयार करता है अपने आप को। तो यही जो फेजेस है, इनको लिखा हुआ है। सबसे पहले जनरल कंडीशनिंग, उसके बाद है स्पेसिफिक कंडीशनिंग पीरियड एंड प्री कंपटीशन पीरियड। ये दोनों एक साथ ही नज़दीक है, स्पेसिफिक कंडीशनिंग और कंपटीशन से कुछ टाइम पहले जो, जिसमें वो यही तैयारी कर रहा होता है स्पेसिफिकली। तो ये दोनों फेजेस एक साथ हो गए। फिर है कंपटीशन वाला पीरियड, या जिसे परफॉर्मेंस पीरियड भी कहते हैं। फिर है ट्रांजिशन, रिक्यूपरेशन या रिकवरी वाला पीरियड। तो जनरल कंडीशनिंग में जो है ब्रॉड बेस ऑफ फिटनेस बनाता है। जैसे लेट सपोज फुटबॉल प्लेयर है, तो वो क्या करेगा, स्टार्ट में रनिंग करता है। सही है। जनरली रनिंग करे पूरी बॉडी के लिए। इसके अलावा थोड़ा बहुत जिम कर लेता है, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेता है। ठीक है, ये सारा क्या है, जनरल बॉडी फिटनेस है। फिर इसके बाद जो है ये गोल्स की तरफ ध्यान देता है, अपनी एक्सरसाइज, अपना जो स्पेसिफिक फुटबॉल का जो इसका रूटीन है, उसकी तरफ ध्यान देता है। ठीक है, डॉजिंग और वो सारे जो आते हैं, इस पे स्टेप्स आते हैं फुटबॉल प्लेयर के, तो वो स्पेसिफिक कंडीशनिंग, वो सेकंड स्टेप हो गया। वक्त के साथ जब वो जनरल कंडीशनिंग हो जाए, उसके बाद अपने स्पेसिफिक स्पोर्ट की तरफ आता है। जब वो हो गया, उसके बाद वो कंपटीशन की तरफ जाता है। तो सबसे पहले ब्रॉड बेस ऑफ फिटनेस इन्होंने जिस तरह लिखा है, जिसमें किन किन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ, पावर, लोकल मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद जो है क्या करता है, अपनी ब्रॉड जनरल फिटनेस से जो है चला जाता है ये हाईली स्पेसिफिक फिटनेस की तरफ। ठीक है। और फिर है कंपटीशन। अब जब वो बिल्कुल फिट हो गया और अपने जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में वो सही से प्रिपेयर हो गए, फिर क्या करेगा, उसको मेंटेन रखेगा जब तक वो कंपटीशन ख़त्म नहीं हो जाता। तो कंपटीशन पीरियड में वो मेंटेन रखता है अपनी फिटनेस को, इंजरी फ्री रहता है और पीक पे रहता है। सही है। लास्ट में फिर फुल रिक्यूपरेशन, वो रिकवरी करता है। सही हो गया, ताकि वो अगली कंपटीशन के लिए फिर से तैयार हो सके। तो इसी तरह जो है ये 3 फेजेस हैं। अब इसको डिवाइड इन्होंने फिर से जो है इन्हीं टेबल को एक्सप्लेन किया गया है कि हर एक में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कितना आप लोग रेप्स करें,
इसके बाद पावर की तरफ कौन कौन सी एक्सरसाइजेज ज़्यादातर जनरल पीरियड में होती है, ठीक है, डिपेंड करता ही है। लेकिन सबसे पहले स्ट्रेंथ इंड्योरेंस पे वो लोग काम कर सकते हैं, प्लेयर जो है पावर पे अपने काम कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस फ्लेक्सिबिलिटी पे। तो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस पे जब काम करता है स्टार्ट में वॉल्यूम ज़्यादा रखता है, वॉल्यूम ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज जो है ज़्यादा रेप्स रेपिटेशंस करता है, ठीक है। फिर वक्त के साथ साथ रेपिटेशंस और सेट्स कम कर लेता है और जोर ज़्यादा लगाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 8 to 20 रेपिटेशन स्ट्रेंथ इंड्योरेंस पे कर सकता है, 3 to 5 सेट्स 3 to 4 डेज पर वीक। पावर एक्सरसाइज ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये वैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ज़रूरी नहीं है किसी तरह और एक का, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंक्रीज इन बोथ वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी। फिर एक टाइम आता है इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके अलावा साथ ही साथ वो जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स है ना वो भी थोड़े बहुत, खैर है अगर फुटबॉलर है, अगर वो जिम कर रहा है या इस तरह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या पावर बेस अगर रनिंग वगैरह कर रहा है तो उसके साथ थोड़ा बहुत अपने स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी करे, ये ना वो स्पोर्ट्स वाला भूल जाए और ये शुरू कर दे, सही है। तो इसके बाद स्पेसिफिक कंडीशनिंग आ गई जिसमें अपने स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है, और ये लास्ट कितने महीने, हफ्तों, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक कर सकता है। कंपटीशन से जो पहले वाला फेज़ है जिसमें वो अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा है, सही है। तो इसमें देखिए रेपिटेशंस कम कर ली है, सेट्स, और वो देखिए अब स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है जबकि वॉल्यूम कम हो गया, रेपिटेशंस कम हो गई है, और वज़न और जो मतलब जो उसका मुश्किल हार्डनेस है, डिफ़िकल्टी वो ज़्यादा कर देता है। फिर कंपटीशन वाला पीरियड आता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, बाज़ स्पोर्ट्स में 1 महीने के कंपटीशन होते हैं, बाद में 2 महीनों का, बाद में 3 महीनों का लगा रहता है, सही है। तो वो डिपेंड करता है। तो इसमें अपने आप को मेंटेनेंस फेज़ में रखना होता है, और स्लो इसमें वॉल्यूम और स्ट्रेंथ दोनों कम होती है, सही है। तो रेपिटेशंस भी कम, 3 to 5 सेट्स और 3 to 6 डेज, बस मेंटेन रख रहा है, जो उसने मेहनत की है पूरे एक साल उसको मेंटेन रख रहा है इस कंपटीशन वाले फेज़ में। फिर लास्ट में जब कंपटीशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो रेस्ट करता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन रेस्ट भी कौन सा होता है, एक्टिव रेस्ट, ख्याल रखना, एक्टिव रेस्ट, ठीक है। एक्टिव रेस्ट में क्या होता है, थोड़ी बहुत वो एक्सरसाइज करता है, ठीक है, इतनी डिमांडिंग नहीं, बस थोड़ी बहुत, और इस टाइम बस अपने आप को बंदा जो है ना अगले फेज़ के लिए जो है ना फिर से अपने आप को रिकवर करता है ताकि अगले फेज़ के लिए ट्रेनिंग फिर से शुरू कर सके। तो ये मैक्रो साइकिल हमने पढ़ी, मैक्रो साइकिल में हमने 3 फेजेस पढ़े हैं, सही है। जनरल कंडीशनिंग, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, 4 पढ़े हैं, ठीक है। वो जो जनरल और स्पेसिफिक है वो एक में ही आते हैं, तो उस तरह 3। लेकिन अगर डिवाइड कर ले तो जनरल कंडीशनिंग, स्पेसिफिक कंडीशनिंग और कंपटीशन एंड एट लास्ट ट्रांजिशनल फेज या रिकवरी रिक्यूपरेशन पे फेज, ठीक है। अब वो जो पूरा साल ये ट्रेनिंग कर रहा है उसमें हो सकता है पहले स्टार्ट में क्या करे, एनाटॉमिकल एडाप्टेशन, मतलब स्टार्ट में ऐसी एक्सरसाइजेस करे कि बॉडी उसकी यूज टू हो जाए। जैसे अगर मैं स्टार्ट में जिम ज्वाइन करता हूँ और मेरे एक साल बाद कंपटीशन है, लेट सपोज, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट में अपनी बॉडी को यूज़ टू करूँगा वज़न के, तो मैं थोड़ा थोड़ा करूँगा ताकि मेरी बॉडी अडाप्ट करे उसके लिए। तो मीज़ोसाइकिल में फेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले एक फ़ेज़ ये हो सकता है कि अपनी बॉडी को मैं अडाप्ट करूँ एक नई एक्सरसाइज के लिए, तो वो एक फ़ेज़ हो सकता है, वो कुछ महीनों के लिए हो सकता है। उसके बाद फिर मैं स्ट्रेंथ पे अपने काम करूँ तो वो दूसरा फेज़ हो सकता है, वो दूसरा मीज़ोसाइकिल हो सकता है। उसके बाद तीसरी मीज़ोसाइकिल हो सकती है। तो दिस इज़ मीज़ोसाइकिल जो ज़्यादातर महीने 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 की होती है, ठीक है, या महीनों की या महीने की, सही है। तो एनाटॉमिकल एडाप्टेशन में क्या करते हैं, अपनी बॉडी को अडॉप्ट करना। दूसरा मीज़ोसाइकिल का फेज़ ये हो सकता है हाइपरट्रॉफी, जिसमें हाइपरट्रॉफी पे फोकस किया जाए। तो उसमें फिर एक्सरसाइज कैसी होती है, उसमें ये 1 RM का मतलब है 1 rep max। काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में अभी भी थोड़ा वो होगा, समझ नहीं आती होगी, तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। 1 rep max किसे कहते हैं, अगर आपके सामने में 2 kg का डंबल रख दूँ, 5 kg का रख दूँ, 10 kg का रख दूँ, इस तरह डिफरेंट डंबल्स रख दूँ, तो आपकी एक लिमिट होगी। जैसे ही आप उठाएंगे वो सिर्फ एक बार आप ऊपर उठा सकेंगे, पूरा एक रेपिटिशन कर सकेंगे, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं उठा सकेंगे। तो वो आपका क्या कहलाएगा, उसे कहते हैं 1 rep max, कि आप इतना वज़न एक बार उठा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 1 rep max। तो लेट सपोज अगर आप 10 kg उठा सकते हैं सिर्फ एक बार उस पर रेपिटेशन कर सकते हैं, तो ये आपका 1 rep max है, ठीक है। तो अगर आपने हाइपरट्रॉफी वाली एक्सरसाइजेस करनी है तो आपने 8 से लेके 20 रेपिटेशंस तक करने हैं, कितने परसेंट ऑफ द रेप मैक्स, 50 to 80%। मतलब अगर आप 10 kg मैक्सिमम उठा सकते हैं, इतना आपको अंदाज़ा हो गया,
तो आप उसका 50-20% उठाएंगे और वो कितनी बार रेपिटेशंस करेंगे, 8 to 20 बार। तो अगर देखिए 50 से 80% कितना बनता है 10 kg का, वो बनता है तकरीबन 5 से 8 kg। तो आपने 5 से 8 kg के दरमियान, या 5 kg ले ले, 8 kg ले ले, या 6 kg, रेपिटेशंस पे डिपेंड करता है। अगर रेपिटेशंस कम करे तो 8 kg ले, अगर ज़्यादा करे तो वज़न थोड़ा कम कर ले। तो 50%, 1 रेप मैक्स कितना हो गया, 5 kg आप ले, और उस पर कितनी रेपिटेशंस करे वो लिखा हुआ है, सही है। तो ये क्या है, हाइपरट्रॉफी के लिए। अच्छा, मैं एक और रूल आपको बता दूं, रूल ये किस्म से फैक्ट है या क्या कह सकते हैं। अच्छा, तो अगर आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज में देखिए आप पावर ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जोर ज़्यादा कर सकते हैं अपने आप में। पावर क्या है, पावर मतलब कुछ ही वक्त में बहुत ज़्यादा जोर लगाना। स्ट्रेंथ क्या है, वो भी जोर है लेकिन टाइम के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जबकि एंड्योरेंस है, वो मतलब बहुत, मतलब बॉडी का जो लो लो लेवल एक्टिविटी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए करना, वो एंड्योरेंस कहलाता है। अगर आपने एंड्योरेंस अपनी बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, रेपिटेशन मैक्स का जो परसेंटेज है वो कम रखेंगे, सही है। लेट सपोज आप 10 kg उठा सकते हैं, तो अगर आपने एंड्योरेंस बढ़ानी है आप कितना उठाएंगे, ऑलमोस्ट 30 to 40% उठाएंगे उसका। तो कितना हो गया, 3 to 4 kg डंबल उठा के आप कितनी बार करेंगे, रेपिटेशंस उसमें ज़्यादा करेंगे। उसमें रेपिटेशंस 20 हो सकती है, 20 से ज़्यादा हो सकती है, सही है। तो रेपिटेशंस आपने ज़्यादा करनी है, वज़न कम उठाना है अगर एंड्योरेंस बढ़ानी है। अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तो वज़न आपने 80% तक उठाना है, मतलब 8 kg जिस हो गया, और रेपिटेशंस आपने 8 to 12 तक करनी है, ठीक है। अगर आपने पावर ज़्यादा करनी है, पावर पे काम करना है, तो आपने वज़न बहुत ज़्यादा उठाना है, मतलब ऑलमोस्ट 90% तक आपने 1 रेप मैक्स मतलब 9 kg तक उठाना है। अगर 10 kg आप मैक्सिमम उठा सकते हैं, और रेपिटेशंस बहुत कम करनी है, 1 to 3 रेपिटेशंस करनी है। तो ये बेसिक वो है, प्रिंसिपल्स है एक्सरसाइज के। अगर आपने पावर करना है, इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, एंड्योरेंस करना है। तो अगर हाइपरट्रॉफी है तो हाइपरट्रॉफी के लिए इन्होंने स्ट्रेंथ एंड्योरेंस लिखा हुआ है, तो 8 to 20 लिखा है, लेकिन ये 8 to 12 ज़्यादातर होते हैं। अच्छा, इसमें नीचे देखिए स्ट्रेंथ में लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ में देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इसके अलावा स्पीड स्ट्रेंथ अलग है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस अलग इन्होंने लिखा हुआ है। अगर एंड्योरेंस पे आपने काम करना है तो देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कितने परसेंट आपने रेप मैक्स उठाना है, ठीक है, और रेपिटेशन ज़्यादा करनी है, रेपिटेशन इन्होंने 20 to 30 लिखी हुई है, सही है। अगर आपने स्ट्रेंथ पे काम करना है तो देखिए 8 to 15 इन्होंने लिखा हुआ है, 8 to 15, सही है। इतनी रेपिटेशंस करें, लेकिन वज़न कितना उठाना है, 80 to 90, सॉरी ये किधर गया, ये लेस देन 70 इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये वाला है, सही है, तो 3 to 6 और 80 to 90%, सही है। अगर बिल्कुल मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपने करना है। पावर जो है, पावर पावर भी इस तरह, जिस तरह मैंने बताया उस तरह आप बारबेल उठाएं तो वो पावर है। लेकिन इसके अलावा और कौन से दो मेथड्स में से डिवाइड किया गया है, एक है प्लायोमेट्रिक और एक है वेरिएशंस ऑफ द ओलंपिक लिफ्ट। ओलंपिक लिफ्ट तो आपको पता है ना किसे कहते हैं, ये जो बारबेल को उठा के अपने सर से ऊपर उठाना होता है, सही है, उसे ओलंपिक लिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो इन दो तरीक़ों से आप पावर ज़्यादा कर सकते हैं, सही है। उसमें वेरिएशंस कर सकते हैं ओलंपिक लिफ्ट में, अगर आपने कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं। तो अगर पावर ज़्यादा करना चाहते हैं, ये तो प्लायोमेट्रिक्स किसे कहते हैं, जब एक ही बारी में आप फुल पावर लगा के फुल तेज़ी से आप एक टास्क करें। जैसे अगर मैंने फुल मैक्सिमम जंप लगानी है एक ही बारी में, तो जो मैं एक मैक्सिमम जंप लगाऊंगा वो एक किस्म से प्लायोमेट्रिक हो गया, ठीक है। वेरी हाई इंटेंसिटी है, एक ही बार में कर रहे हैं, वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब एक रेप कर रही है, 2 रेप्स कर रही है। तो पावर इस तरह ज़्यादा की जा सकती है। तो ये मैंने आपको बेस जनरल रूल बता दिए, लेकिन दिस कैन चेंज, ये कोई फिक्स वैल्यू इन्होंने नहीं लिखी हुई, सही है ना। तो मीज़ो साइकिल में अगर आपने एक स्पेसिफिक लेट सपोज स्ट्रेंथ पे काम करना है, तो उसको 1 to 2 मंथ्स अगर आप दे रहे तो वो एक मीज़ो साइकिल का फेज़ हो गया, सही है। तो दिस इज़ कॉल्ड मीज़ो साइकिल। माइक्रो साइकिल, मैक्रो साइकिल का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एनाटॉमिकल एडाप्टेशन, जब आप अपनी बॉडी को अडाप्ट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज की तरफ, तो उस टाइम आपने दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, लॉ ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फंक्शनल ट्रेनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनल ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट बंदे थे जिन्होंने अलग अलग दिए लॉज एंड प्रिंसिपल्स। इसका जब इन दोनों को आप अपनी मेंटेन करेंगे, इन दोनों को अपने नज़र में रख के जब एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या होगा, इंजरी के चांसेस कम होंगे और ट्रेनिंग भी प्रोडक्टिव होगी। कैसे, सबसे पहले लॉज ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या कहता है,
फिर उसके बाद देखते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग क्या कहता है, ठीक है, उसके क्या प्रिंसिपल्स है। लॉज ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बेसिक फोकस किस चीज़ पे है कि आपकी बॉडी लेट सपोज एक मशीन है, लेट सपोज उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो सही होने चाहिए, ठीक है, मेंटेन्ड होने चाहिए। तो अगर आप अपनी बॉडी को देखें, आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, आप एक एक्टिविटी करना चाहते हैं, आप एक स्पोर्ट्स में आगे कंपटीशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके सबसे पहले तो जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इसके अलावा आपके टेंडन्स ठीक होने चाहिए। अगर मैं लेट सपोज बॉडी बिल्डिंग शुरू करना चाहता हूँ, मेरे जॉइंट्स भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए, मेरे जो है टेंडन्स भी मजबूत होने चाहिए। इसके अलावा कोर स्ट्रेंथ भी मेरी होनी चाहिए, कोई भी स्पोर्ट्स हो उसके लिए चाहिए होगा। इसके अलावा स्टेबिलाइजर्स और फिक्सेटर्स जो है वो भी होने चाहिए, आपके मसल्स जो है ना पूरी बॉडी स्टेबिलाइजर सही हो, ठीक है। इसके अलावा जो फिक्सेटर्स है, जिस तरह एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट है, इनके दरमियान जो है जोर भी बराबर हो, ये ना एक में ज़्यादा जोर हो, एक अंडर पावर्ड हो, ठीक है। इसके अलावा मूवमेंट्स को ट्रेन करना चाहिए, ना कि मसल्स को। इसका मतलब है कि अगर लेट सपोज मैं जिम जाता हूँ, तो जिम में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप स्पेसिफिक एक बाइसेप मसल को ट्रेन करें। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पुल डे होता है उनका या पुश डे होता है। तो ये पुल पुश का क्या, ये मूवमेंट है, पुल भी एक मूवमेंट है, पुश भी एक मूवमेंट है। क्या मतलब है इसका? अब बाइसेप मसल क्या करता है, उसका फंक्शन जो है पुलिंग में आता है, ट्राइसेप पुश करता है। अगर आप किसी बंदे को दिक्कत दे तो उसमें आपके देखिए ट्राइसेप भी काम करेगा, उसमें आपके चेस्ट भी काम करेगा, ठीक है। तो ये दोनों मसल्स किस में आ गए, पुश में आ गए। जबकि पुल में जब आप कोई चीज़ अपनी तरफ खींच रहे हो उसमें आपके बैक के मसल्स काम करेंगे, इसके अलावा आपका बाइसेप काम करेगा। तो पुल, तो ज़्यादातर जब पुल डे होता है तो उसमें लोग बाइसेप्स और बैक एक साथ लगाते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट को ट्रेन करते हैं वो, ना कि एक स्पेसिफिक मसल को, सही है। तो ये कौन कहता है, लॉज ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसने लिखी थी इसका नाम है बोम्पा, मेरे ख्याल में रिचर्ड बोम्पा है। तो ये जो है सबसे पहला लॉज ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कि अगर आपने किसी एक्सरसाइज या कोई स्पोर्ट्स में जाना है तो आपके जो बॉडी के पुर्जे है, बॉडी के जो पार्ट्स है वो सही होने चाहिए। दूसरा जो है फंक्शनल ट्रेनिंग, वो क्या कहता है, आपके बॉडी के पार्ट्स तो सही है लेकिन वो सही से एक साथ काम भी करने चाहिए, ठीक है, एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम भी कर सके। तो इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन सबसे पहले कहता है कि आपके जो अंदर जो एक स्पेसिफिक मसल है उसमें सही से कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। इसके अलावा कोई मूवमेंट करे तो आपके डिफरेंट मसल्स एक साथ काम करते हैं, तो उस डिफरेंट मसल्स के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तो मतलब इंटर मसल कोऑर्डिनेशन। और एक मसल के अंदर कोऑर्डिनेशन इंट्रा मसल कहलाता है, और डिफरेंट मसल्स के एक साथ कोऑर्डिनेशन क्या कहलाता है, इंटर मसल। इसके अलावा फैसिलिटेटरी इनहिबिटरी रिफ्लेक्स को भी डेवलप करना चाहिए, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक एक्टिविटी करें तो उस टाइम बाज़ मसल्स फैसिलिटेशन काज कर रहे होते हैं, बाज़ इनहिबिट हो जाते हैं, तो वो भी सही से होना चाहिए। इसके अलावा मोटर लर्निंग जो है, आपने टास्क सही से सीखा हो तभी आप कोई टास्क कर सकेंगे, सही है। तो अगर आप किसी स्पोर्ट्स में तकड़ा होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपने आपके पुर्जे ठीक होने चाहिए बॉडी के, और दूसरा सही से काम करने चाहिए। तो जो ठीक होने चाहिए वो लॉज ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बात करते हैं इस बारे में, और सही से काम करने चाहिए, फंक्शन सही से करना चाहिए, वो फंक्शनल ट्रेनिंग इस बारे में बात करते हैं मैकगिल, ठीक है। तो इन दोनों को आपने एक साथ यूज़ करना है। इधर यही बात लिखी हुई है, एनाटॉमिकल एडाप्टेशन में जो है लॉज ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी आपने यूज़ करना है, साथ ही साथ फंक्शनल ट्रेनिंग, इन दोनों को एक साथ यूज़ करना है, ताकि आप एक तो इंजरी से बचे जा सके। जब आपके पुर्जे ठीक होंगे तो वो इंजरी से बचेंगे, और जब सही से काम करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज या ट्रेनिंग जो भी है वो प्रोडक्टिव होगी, ठीक है, इफेक्टिव होगी। तो ये इधर इस बात का ये मतलब है। अच्छा, हर एक स्पोर्ट्स में करेक्टरिस्टिक अलग होते हैं हर स्पोर्ट्स के, तो उसमें बास चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तो उसके जो मीजो साइकिल्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, सही है। उनकी जो प्रिपरेशन पीरियड होते हैं, कंपटीशन पीरियड होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है, वो सब अलग होते हैं, सही हो गया। लेकिन इन सब में एक चीज़ वाज़ेह है कि स्टार्ट में आपकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है, बाद में आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, सही है। पहले आप वज़न कम उठा रहे हैं, रेपिटेशन ज़्यादा करते हैं, बाद में क्या करते हैं, वज़न ज़्यादा कर देते हैं, रेपिटेशन कम कर देते हैं। इस तरह जो है एक्सरसाइज आगे की तरफ जाती है। ये तो मैं वज़न की एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह फुटबॉल की अगर बात करें तो वो भी इसी तरह ही है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में इसमें काफ़ी जो पीरियडाइजेशन है अच्छा रोल प्ले कर सकता है, बंदे को बचा सकता है। अगर एक नया बंदा है, लिमिटेड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है उसका, तो वो अगर पीरियडाइजेशन को फॉलो करे तो अच्छे तरीके से वो आगे की तरफ जा सकता है।
ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई एक मीज़ो साइकिल की। एक साल के अंदर, लेट्स सपोज एक साल के अंदर उस वेट लिफ्टिंग का बंदा है, वेट लिफ्टर है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, एक साल के अंदर उसने अपने आप को ट्रेन करना है, तो वो एक प्लान बनाता है। वो प्लान जो है डिफरेंट महीनों में उसने डिवाइड कर दी है। सही है, मीज़ो साइकिल 1, मीज़ो साइकिल 2, मीज़ो साइकिल 3, मीज़ो साइकिल 4, मीज़ो साइकिल 5। मीज़ो साइकिल 1 जो है उसके अंदर फिर माइक्रो साइकिल्स होती है कि आज के दिन मैंने ये करना है, तो मतलब एक दिन का जो 2-3 दिनों का प्लान जो होता है एक हफ्ते के अंदर, वो माइक्रो साइकिल कहलाता है। तो ये देखिए मीज़ो साइकिल 1 के अंदर मतलब 1-2 महीने के अंदर जो है मैं हर वीक में ऐसी ऐसी ट्रेनिंग करूँगा। तो ये हर वीक के अंदर जो ट्रेनिंग है ये माइक्रो साइकिल हुआ, और कितने महीनों के लिए करना है वो मीज़ो साइकिल हो गया। सही है, तो पहले जो 1-2 महीने उसमें ये क्या करता है, एक दिन क्या करता है ये वाली एक्सरसाइज करता है, दूसरे दिन ये वाली करता है। तो ये इसने माइक्रो साइकिल बना कर प्लान बनाया। फिर अगले 2-3 महीनों बाद ये क्या करता है, दूसरा मीज़ो साइकिल फॉलो करता है, जिसमें पहले दिन ये ट्रेनिंग करता है, दूसरे दिन ये वाली एक्सरसाइजेज करता है। फिर इसके बाद तीसरे मीज़ो साइकिल में क्या करता है, वो ये वाली एक्सरसाइज करता है एक दिन, दूसरे दिन ये वाली करता है हर वीक में। ठीक है, इस तरह मीज़ो साइकिल 4 और 5 है। अब आप इन बॉक्सेस को देखें तो ये लाइट बॉक्सेस है, फिर इसके बाद थोड़ा सा डार्क होते हैं, और आखिर में बहुत डार्क हो गया है। तो स्टार्ट में ये जनरल एनाटॉमिकल अडाप्टेशन कर रहा है, ठीक है, अपनी बॉडी को अडाप्ट कर रहा है। इसमें क्या करता है, ये लाइट एक्सरसाइज करता है, रेपिटेशन ज़्यादा करता है। देखिए जिस तरह 15 रेपिटेशंस कर रहा है 2 to 3 सेट्स में, और 60% बना रहा है। इसने जोर मतलब कम लगा रहा है, वजन इसने कम रखा है। लेट सपोज अगर 10 kg उठा सकता है तो ये 6 kg उठा रहा है, और 15 रेपिटेशंस कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, बॉडी इसकी अडाप्ट हो रही है। फिर वक्त के साथ साथ जो है ये ज़्यादा करते हैं। देखिए ये डब्बे, फिर इसके बाद ये बॉक्सेस जो है ये डार्क होते जा रहे हैं। तो डार्क बॉक्सेस जो है उसमें ये देखिए ज़ोर थोड़े से ज़्यादा कर दिए है, वज़न ये 65 से 80% तक उठा रहा है, और रेपिटेशन थोड़ी कम कर दी। फिर इसके साथ और रेपिटेशन कम करते हैं, वज़न ज़्यादा कर देते हैं। और ये साथ लिखा हुआ भी है कि एनाटॉमिकल एडाप्टेशन है, जब वज़न कम होता है। फिर हाइपरट्रॉफी के लिए कितना वज़न उठा रहा है, कितने रेप्स कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 8 to 12 रेप्स, अब इधर देखिए इन्होंने 8 to 12 लिखा हुआ है। और रेपिटेशन का भी जो मैंने आपको कहा था कितनी रेप मैक्स उठाना है। स्ट्रेंथ के लिए जो है अब ये बहुत ज़्यादा जोर लगाने के लिए ये और भी ज़्यादा कम कर लेते हैं रेप्स। और ये देखिए कितना ज़्यादा वजन उठा रहा है, तकरीबन 8.5 से 9.5 kg उठा रहा है, अगर 10 kg उसका 1 रेप मैक्स है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए देखिए बिल्कुल 100 तक जा रहा हो, रेप्स बहुत कम कर दी है। पावर के लिए जो है थोड़े से रेप्स ज़्यादा है, और ये इस तरह है। सही है, तो मेंटेनेंस में जो है 85 to 95%, और साथ ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये गायब हुआ है। तो ये देखिए पहले लाइट कर रहा है, फिर वक्त के साथ साथ ये किधर चला गया, जो लास्ट है उसमें मेंटेनेंस कर रहा है। मतलब कंपटीशन वाला फेज़ है, लास्ट में आ रहा है कंपटीशन, आखिरी साल के आखिर में क्या आ रहा है, कंपटीशन। तो उसमें सिर्फ ये मेंटेनेंस की तरफ फोकस कर रहा है, जबकि इधर जो है ये पावर भी बीच में डाल रहा है। इधर जो है ये स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और पावर एक साथ डाल रहा है। सही है, तो ये मैंने एक मैक्रो साइकिल की एग्जांपल दे दी। तो ये इधर पिक्चर्स दी हुई है डिफरेंट एक्सरसाइजेस की। तो वही जो मीज़ो साइकिल है उसमें बताया हुआ है कि हर जो मीज़ो साइकिल होता है उसमें हर एक का क्या मतलब है। ठीक है, ये तो मैंने आपको सारा बता दिया है। तो यही बॉक्स आप देख ले, वही मीज़ो साइकिल के बारे में बताया, हर मीज़ो साइकिल का क्या रोल होता है, एम क्या होता है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है, और इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। तो इसी के साथ ये स्लाइड ख़त्म होगी। अगर समझ आई हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा।